नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एमपीसीएचओ, बिहार सीएचओ, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर खूब सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे आएंगे तो उसका आप फायदा उठा सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिए एक शानदार एमसीक्यू सेशन जिसको हम यहाँ पे विद डिटेल पढ़ने वाले हैं, विद रैशनल पढ़ने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 6-year-old फॉलोइंग रिवीजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? एक 6-year-old चाइल्ड है, उसको आप केयर दे रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो। किस चीज का रिवीजन कर रहे हो? वीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, वीपी शंट का रिवीजन कर रहे हो। एन एक्सपेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशन इज, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड रहेगा? आपका एक्सपेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सरे फॉर इवेल्युएशन शंट प्लेसमेंट। एक एक्सरे रिक्वेस्ट करेंगे शंट के प्लेसमेंट का इवेल्युएशन करने के लिए। दूसरा लिखा हुआ है डेली मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस, डेली हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे। तीसरा लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट पाल्पेशन ऑफ द फोंटनल, फोंटनल को फ्रीक्वेंटली पाल्पेट करेंगे, बार बार चेक करेंगे। और लास्ट लिखा हुआ है मेंटेन द चाइल्ड इन ए प्रोन पोजीशन, बच्चा जो है उसको प्रोन पोजीशन में मेंटेन करेंगे। चार ऑप्शन है जो आप लिखिएगा, चार ऑप्शन है जो आप लिखिएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो देखिएगा हम एक एक ऑप्शन को यहाँ डिटेल से पढ़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप एक्सरे करेंगे शंट के प्लेसमेंट को इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीपी शंट जो होता है वो किस में लगाते हैं। तो जिन बच्चों को हाइड्रोसिपलस होता है, हाइड्रोसिपलस, हाइड्रोसिपलस क्या होता है? हाइड्रोसिपलस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में क्या किसका एक्यूमुलेशन हो गया? सीएसएफ का, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिपलस। और हाइड्रोसिपलस का ट्रीटमेंट क्या होता है? ज्यादातर हाइड्रोसिपलस जो बच्चों में होता है वो नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसिपलस कहते हैं। और हाइड्रोसिपलस नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों होता है? क्योंकि कंजेनाइटली उसके फ्लो के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट है। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, उसके फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट है, उसकी वजह से हाइड्रोसिपलस होता है। फ्लो में जो रुकावट है उसका ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं? शंटिंग करते हैं, जिसमें आप एक शंट लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है और उसमें वेंट्रिकल्स को पेरिटोनियम में जोड़ देते हैं। तो ये वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट बच्चे को लगा हुआ है और उस बच्चे को आप रिवाइज कर रहे हैं कि शंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप उसका एक्सरे रिक्वेस्ट करेंगे शंट के प्लेसमेंट का पता करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक मेडिकल जो है वो एक मेडिकल ऑर्डर है और मेडिकल प्रोसीजर है जो इवेल्युएट होगा। मतलब एक एक्सरे जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है प्रिस्क्राइब करेगा। तो एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन ये यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता, एक खोटा जवाब है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डेली मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस, दिस इज द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट विद हाइड्रोसिपलस और पेशेंट विद शंटिंग। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करते रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट पाल्पेट करेंगे फोंटनले को। तो 6 साल के बच्चे में फोंटनले जो है वो क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। तो फोंटनले को यहाँ पे पाल्पेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फोंटनले का क्लोजिंग एंटीरियर का और पोस्टीरियर का, पोस्टीरियर डेड महीने पे और एंटीरियर डेड साल पे क्लोज हो जाता है। हमारा बच्चा 6 साल का है तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी आंसर नहीं बन सकता। और लास्ट है मेंटेन करेंगे बच्चों को प्रोन पोजीशन में। तो प्रोन पोजीशन इससे संबंधित नहीं है ना, यहाँ पे इसके इवेल्युएशन से संबंधित प्रोन पोजीशन नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है और जिन्होंने खोटा जवाब दिया है वो करेक्ट आंसर जरूर लिखे और 10 बार लिखे। और इसके अलावा लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। स्ट्रेंजर एंजाइटी इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रेस दैट अकर व्हेन द इन्फेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स और केयर गिवर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्ट्रेंजर एंजाइटी की डेफिनेशन पूछी आपको। आप स्ट्रेंजर एंजाइटी को डिफाइन करते हैं कि एक बच्चे को डिस्ट्रेस होता है। और कब डिस्ट्रेस होता है? जब वो बच्चा, जब वो इन्फेंट सेपरेट हो जाता है। उसको आप सेपरेट कर देते हो किससे? उसके पेरेंट्स से, उसके केयर गिवर से। जब आप बच्चे को सेपरेट कर देते हो, इन्फेंट को सेपरेट कर देते हो तो उसमें स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है ये अपने पीक पे कब होती है? फर्स्ट पीक कब बनता है इसका? स्ट्रेंजर एंजाइटी की पीक एज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है, दिल्ली एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देके सुनिएगा इसको। ऑप्शन कह रहा है 1 to 3 months,
3 to 6 मंथ, 7 to 9 मंथ और 12 to 15 मंथ। पीडियाट्रिक नर्सिंग याद करिएगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या पढ़े हम उसमें, माइलस्टोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, माइलस्टोन। और ये जो माइलस्टोन होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम पढ़ते हैं माइलस्टोन जो कि 4 तरीके के होते हैं। एक माइलस्टोन होता है ग्रॉस मोटर, एक माइलस्टोन कौन से होते हैं, फाइन मोटर, एक माइलस्टोन कौन से होते हैं, लिंगुअल जो लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, और एक माइलस्टोन कौन से होते हैं, सोशल। पीडियाट्रिक नर्सिंग 4 तरीके के माइलस्टोन होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लिंगुअल और सोशल। इन माइलस्टोन को हम डिटेल से पढ़ते हैं पीडियाट्रिक में। और डिटेल लेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ आपको आना पड़ेगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट NNI भगत की कोठी लहरिया स्वीट होम के सामने ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी चल रही है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। और पीडियाट्रिक नर्सिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऑब्स्टेट्रिक, गायनोकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ में पढ़ना है तो आप डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में अप्रोच करिए। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेंजर एंजाइटी है, इन 4 में से कौन सा माइलस्टोन है, आइदर इट इज ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल या लिंगुअल। ऑप्शन लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, कमेंट लिखिएगा, कौन सा माइलस्टोन है, स्ट्रेंजर एंजाइटी किस में आएगा, ग्रॉस मोटर में आएगा, फाइन मोटर में आएगा, लिंगुअल में आएगा या सोशल में। नहीं 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 नहीं, खोटा खोटा, ये ग्रॉस मोटर फाइन मोटर नहीं हो सकते, ये लिंगुअल नहीं हो सकता। ये क्या है, देखिए सोसाइटी, ये सोशल माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन है, ये सोशल माइलस्टोन है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। और हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेंजर एंजाइटी जो होता है वो 6 मंथ का माइलस्टोन होता है। कौन से महीने का माइलस्टोन है, स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो कौन से मंथ का माइलस्टोन है, 6 मंथ का माइलस्टोन है। 6 महीने का एक सोशल माइलस्टोन है स्ट्रेंजर एंजाइटी। और बच्चा जो है वो फैमिली के अलावा दूसरे लोगों से थोड़ा डर खाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप अगर इसका आंसर बी देते हैं तो बिल्कुल खोटा जवाब दिया आपने। अगर आप इसका आंसर बी देते हैं तो आपने गलत जवाब दिया, खोटा जवाब दिया। जिन लोगों ने बी जवाब लिखा है उनको 10 बार लिखना पड़ेगा, उनको 10 बार लिखना पड़ेगा। मैं सब देख रहा हूँ, उसको 10 बार लिखना पड़ेगा। बी आंसर खोटा क्यों है इसको समझिएगा। बी में क्या लिखा हुआ है, 3 to 6 मंथ। और अगर आप कह रहे हो कि स्ट्रेंजर एंजाइटी का पीक ये एज है 3 to 6 मंथ, तो 6 महीने पे तो स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है, तो पीक होने में इसका थोड़ा ऊपर वाला टाइम लेगा। तो फिर 6 महीने पीक नहीं होता है, इसका पीक कब बनेगा, 7 से 9 महीने में। सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, पीक कब बनता है, और पीक तब बनेगा जब डेवलप होने के बाद में पीक बनता है। तो पीक टाइम इसका 7 से 9 महीना होता है। फिर अपना जवाब ये 3 से 6 गलत हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रेंजर एंजाइटी कब डेवलप होती है, तब जवाब 6 मंथ बनेगा। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि पीक कब बनेगा, तब आपका जवाब जो है उसका आगे का मंथ होना चाहिए, और वो कौन सा है, 7 to 9 मंथ। तो सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बहुत अर्ली है, यहाँ पे स्ट्रेंजर एंजाइटी होती नहीं है। और ऑप्शन डी जो है ये बहुत लेट है ना। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है कमेंट करिए। अच्छा, लाइक बटन कई लोगों ने प्रेस नहीं किया साहब। एक नीचे इस तरीके का एक बटन है, आपको दिख नहीं रहा हो तो उसको प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने से क्या होता है पता है, सवाल सही होने शुरू हो जाते हैं। कई लोग जब लाइक नहीं करते तो सवाल करेक्ट नहीं होते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिए। शानदार MCQ सेशन के अंदर मजा आएगा आपको भी और हमें भी। देखिएगा मैक्सिमम लोग जब देखते हैं और जब क्लास का जो एक्चुअल मजा आता है वो मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट होने के बाद आता है। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, The nurse is assessing an infant with co-erectation of aorta। बहुत बढ़िया। बीमारी का क्या नाम है, co-erectation of aorta, COA, co-erectation of aorta। The nurse can expect to find, क्या आपको फाइंडिंग मिलेगी co-erectation of aorta वाले मरीज में। ऑप्शन है डीप साइनोसिस, सेकंड ऑप्शन है क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, थर्ड है लाउड कार्डियक मर्मर, और लास्ट है डिमिन्स फीमोरल पल्स। मरीज में क्या हुआ है, co-erectation of aorta। क्या हुआ है, co-erectation of aorta। को-एरेक्टोस ऑफ एओर्टा जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। कैसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होती है पीडियाट्रिक में फीटल सर्कुलेशन और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट अप्रोच करना पड़ेगा MD सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट में डिटेल लेक्चर के लिए। लेकिन अभी मैं बड़े तौर पे मोटे तौर पे आपको समझाऊं तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो साहब 3 तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी साइनोटिक, एक होती है आपकी एसाइनोटिक, और एक होती है आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर साइनोसिस होती है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज वो होती है जिसमें बॉडी में साइनोसिस डेवलप होती है। तो यहाँ पे डीप साइनोसिस जो ए में लिखा है ये तो खोटा हो गया, क्योंकि हमारी को-एरेक्शन ऑफ एओर्टा तो ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ये तो साइनोटिक नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन खोटा हो गया। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड टोज। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसमें फिंगर और टोज में क्लबिंग होती है। साइनोटिक हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट,
ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रंकस आर्टरियोसस और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ये 4 कंजेनिटल हार्ट डिजीज साइनोटिक टाइप की होती है। और साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगी। और जब साइनोसिस होती है बॉडी में तब ये क्लबिंग ऑफ द फिंगर नेल देखने को मिलता है, टोज देखने को मिलता है। और ये किस लिए होता है? ड्यू टू द क्रोनिक हाइपोक्सिया। किसकी वजह से होता है? क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से। साइनोसिस लगातार रहती है तो पेरिफेरी के अंदर जो फिंगर नेल है, जो टोज है, जो आपका नेल है, उसकी क्लबिंग हो जाती है, वो उबार के रूप में हो जाता है, हाइपरट्रोपिक, उसके नीचे की स्किन हाइपरट्रोपिक हो जाती है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर नेल, ड्रम स्टिक नेल भी बोलते हैं इसको, है कि नहीं है? ये साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक सिम्टम है। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर अगर आप एक्सरे कराते हो तो शू शेप या बूट शेप हाथ मिलता है, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। ये सब साइनोटिक हार्ट डिजीज में हम पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये 2 तो नहीं होगा। तीसरा है कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर जो होता है ये देखने को मिलता है जब ब्लड की रसिंग जो होती है लेफ्ट टू राइट होती है और राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा ब्लड होता है और वो ढंग से एम्प्टी नहीं हो पाता है, तब मर्मर साउंड आता है। तो मर्मर साउंड जो होता है वो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में ज्यादातर देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टेड में इतना अच्छा साइन नहीं है। तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा? खोटा जवाब रहेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। डिमिन्स फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स जो है डिमिन्स होता है क्या है कि अपना जो हार्ट है, इस हार्ट से निकलता है एओर्टा, ये बनाता है आर्च ऑफ एओर्टा। हार्ट से निकलता है एओर्टा, ये बनाता है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद में जो डिसेंडिंग एओर्टा है वहां पे क्या होता है? यहाँ पे रुकावट होती है। ये बीमारी होती है कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है। और हमने बोला कि जो पाइपलाइन है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना, आप ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो, पाइपलाइन के अंदर रुकावट बोल दो, पाइपलाइन में डूंजा बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये एक ही वर्ड है। तो पाइपलाइन में हमारे क्या हो चुका है? ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, रुकावट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एओर्टा का ब्लड है ये ब्लड लोअर बॉडी को तो जाता है कम, है ना? ऑब्स्ट्रक्शन कारण लोअर बॉडी के अंदर तो ब्लड क्या जाएगा? कम जाएगा। और ये ब्लड अपर बॉडी को ये ब्लड क्या होता है? ज्यादा जाता है। अपर बॉडी में ब्लड के ज्यादा जाने की वजह से अपर बॉडी की जो होती है अपर बॉडी, उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा आएगा, उसमें पल्स जो है वो बाउंडिंग आएगी, पल्स जो है वो भरी हुई आएगी, बाउंडिंग होगी, हाइपरवोलेमिक टाइप की आएगी। लोअर बॉडी में कम जाने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लोअर बॉडी की पल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, थ्रेडी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब अपर बॉडी की पल्स कौन कौन सी होती है? आपकी कैरोटिड होती है, आपकी ब्रेकियल होती है, आपकी रेडियल होती है, ये टेम्पोरल होती है, ये सब अपर बॉडी की पल्स है। अपर बॉडी की पल्स भरी हुई होगी, बाउंडिंग होगी और ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा अपर बॉडी में। लोअर बॉडी की पल्स होती है फीमोरल होती है, पोप्लिटियल होती है, पेडल पल्स होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो फीमोरल पल्स, और ये लोअर बॉडी की पल्स कैसी होगी? वीक होगी, थ्रेडी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दिया है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, Which client is most likely to be affected with Cooley's anemia? कौन सा एनीमिया की बात हो रही है? Cooley's anemia। Cooley's anemia से अफेक्ट होने वाला कौन सा चाइल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? Cooley's anemia। Cooley's anemia से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले चाइल्ड का यहाँ पे नाम पूछा है। फर्स्ट है चाइल्ड विद मेडिटेरियन डिसेंट, सेकंड है चाइल्ड विद एशियन डिसेंट, थर्ड है चाइल्ड विद अफ्रीकन डिसेंट और फोर्थ है चाइल्ड विद यूरोपियन डिसेंट। 4 तरीके के बच्चों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। कूलीज एनीमिया या इसी को हम थैलेसीमिया बोल सकते हैं। कौन से बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं? जवाब लिखिएगा। क्या बात है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को पता था, है ना? मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, कमेंट करिए, सब लोग करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। लाइक बटन दबाते हैं उनके जवाब जल्दी सही होते हैं, मैं पहले कह चुका हूं, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता है और वो देखता है कि अगर ये लाइक कर दिया इन्होंने तब तो इनके सही करवाओ, नहीं तो खोटा करवा दो। तो अगर आप खोटा नहीं करना चाहते हो तो लाइक बटन को प्रेस करिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा गए भाई, रेल बना दिया कमेंट बॉक्स को। और डेफिनेटली अगर आप सब ए कह रहे हैं तो मैं भी किसके साथ में जाऊंगा? ए के साथ में। कूलीज एनीमिया मेडिटेरियन डिसेंट वाले बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। कूलीज एनीमिया मेडिटेरियन डिसेंट वाले बच्चों में ज्यादा होता है। ए करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी, एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन में कूलीज एनीमिया ज्यादा नहीं होता है। तो ये तीनों ही क्या होंगे? खोटे जवाब होंगे। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट क्या करना है आपको? प्ले स्टोर में जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा वहां पे। उस ऐप को आपको क्या कर देना है? इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, ऐप को इंस्टॉल करना सर क्यों जरूरी है? आपके जहन में सवाल बनता होगा कि ऐप को इंस्टॉल करके क्या उखाड़ लेंगे हम। तो हम ये कहते हैं कि जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उस ऐप के ऊपर मिलेगा आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स और फ्री टेस्ट सीरीज। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर अवेलेबल है फ्री MCQ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, वेलकम टेस्ट सीरीज। नॉर्सेट को ध्यान में रखते हुए फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे अपलोड है। उस फ्री टेस्ट सीरीज को आप देवें
और अपने नंबर का आकलन करें कि आप कितना प्रिपेयर है नॉर्थ सेट के लिए, आप कितना प्रिपेयर है फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, और अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा, नहीं है तो ये इवेल्युएशन का एकमात्र तरीका है। और इवेल्युएट करने के बाद में और कितनी स्टडी की नीड है, क्या चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारा जो है वहां जितने भी मटेरियल है वो इस ऐप के ऊपर आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और नोवेल के साथ में, टीम नोवेल के साथ में जुड़ जाइए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल फ्री स्टडी, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, उनको देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और अगर कहीं और ज्ञान में कमी लग रही है तो आपको क्या करना है, नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को अभी ज्वाइन करना है ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए। और ये इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट, नोवेल इंस्टीट्यूट, जो कि अवेलेबल है लेरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। टीम नोवेल डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में टीम नोवेल आपको प्रोवाइड कर रही है कंसेप्चुअल स्टडी। तो अगर आपको पढ़ने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, एक फ्री प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक बेहतरीन स्टडी कर सकते हो, तो नोवेल का ऐप इंस्टॉल कर दीजिए और अपने कंसेप्ट अगर आपको बनाना है तो ऑफलाइन स्टडी के लिए पहुंच जाइए और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। तो दोनों प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपका डिसीजन होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं और किस तरीके से अपने भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, The primary nursing consideration when working with a newly admitted adolescent with anorexia nervosa। क्वेश्चन है आपको पूछा है कि प्राइमरी नर्सिंग कंसिडरेशन बताओ, एक वर्क कर रहे हो एक न्यूली एडोलसेंट जो कि एडमिट हुई है एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी लेके, है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बीमारी लेके एडमिट हुई है एक एडोलसेंट, उसमें प्राइमरी नर्सिंग कंसिडरेशन क्या रहेगा, है ना, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में। पहला प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या रहेगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा वो फीमेल होती है जो है फैट गेन के डर से या मोटापे के डर से खाना खाते ही नहीं है ना। एडोलसेंट गर्ल्स जो होती है वो मोटापे की वजह से खाना नहीं खाती है, इसको एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है और ये नर्वसनेस के वजह से होता है, इसलिए इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। न्यूरोसिस की एक खतरनाक बीमारी है, साइकेट्रिक में पढ़ेंगे अपन डिटेल के साथ में, है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो क्लाइंट है उसमें क्या प्राइमरी नर्सिंग कंसिडरेशन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई स्ट्रेसर दैट कंट्रीब्यूट टू द डिसऑर्डर, स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करो। दूसरा है इंक्लूड फैमिली मेंबर इन द क्लाइंट्स केयर, क्लाइंट की केयर में फैमिली मेंबर को इंक्लूड करो। तीसरा लिखा हुआ है स्टेबलाइज ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप स्टाइल करो, विश्वास को बढ़ाओ। और लास्ट लिखा हुआ है रीस्टोर द क्लाइंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, मरीज के न्यूट्रिशनल स्टेटस को रीस्टोर करो। चार ऑप्शन है जो आप लिखिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी है, चार ऑप्शन है जो आप लिखिएगा, जो आप लिखिए। आई एम वेटिंग योर आंसर्स। क्या बात है, वेरी गुड। कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, एक्सीलेंट, है ना। ये जो आपके सही जवाब है ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और ये कॉन्फिडेंस आपका फ्यूचर निर्माण करेगा। भविष्य के लिए आज को, वर्तमान को अच्छा जीना पड़ेगा, भविष्य के लिए वर्तमान को बेहतरीन तरीके से जीना पड़ेगा, तभी एक बेहतरीन भविष्य बन सकता है। वर्तमान आपके हाथ में है, पास्ट निकल चुका है, पास्ट के बारे में ना सोचे क्योंकि वो बीत चुका है। वर्तमान में अच्छा करो, भविष्य निर्माण होगा। और वर्तमान में क्या करना है, एट प्रेजेंट क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट डालते रहने, राइट आंसर देते रहने। आपके जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी लोग हैं, बता दीजिए कि पढ़ाई का तरीका क्या होता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई का सिस्टम कैसा रहेगा। शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्त को शेयर करें, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। भलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर। अच्छा इंसान बनिए, नेक इंसान बनिए, भगवान देखता है और अच्छा इंसान हमेशा जिंदगी में आगे जाएगा, गारंटी है मेरा। अच्छा इंसान बनना पहले जरूरी है जिंदगी में, और कोई चीज मैटर नहीं करती है। अगर आप अच्छा इंसान नहीं बने तो आप कुछ भी नहीं बने लाइफ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अच्छे इंसान की तरह जवाब दिए और सब लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि साहब एनोरेक्सिया नर्वोसा हो रहा है तो उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को रीस्टोर कर दो। डी करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। डी करेक्ट आंसर है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना पड़ेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में। ये सबसे पहली प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा क्योंकि यही मरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी वाले ऑप्शन बी है लेकिन प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे आपको पूछा है, इसलिए ए, सी और बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स इज पाल्पेटिंग द फोंटेनल, क्या पाल्पेट कर रही है, फोंटेनल ऑफ 2 month ओल्ड चाइल्ड, 2 महीने का बच्चा है, फोंटेनले का पाल्पेशन किया जा रहा है। द फोंटेनले शुड फील, फोंटेनले कैसे फील होंगे, बच्चे का उम्र कितना है, 2 महीना, 2 months, और आप क्या पाल्पेट कर रहे हो, फोंटेनल, क्या पाल्पेट कर रहे हो, फोंटेनल। तो फोंटेनल जो है वो आपको कैसे फील होंगे, पहला है टेंस एंड बल्जिंग, सेकंड है सॉफ्ट एंड संकन, थर्ड है फ्लैट एंड फर्म और लास्ट है फ्लैट एंड टेंस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं।
फॉन्टेनेले कैसे फील होंगे? 2 महीने की उम्र है बच्चे की, फॉन्टेनेले आप असेस कर रहे हो। फॉन्टेनेले क्या होता है? फॉन्टेनेले एक सॉफ्ट स्पेस होता है हेड के अंदर, बच्चे के न्यूबॉर्न बेबी के फीटल स्कल में हेड में एक सॉफ्ट जगह होती है, उनको फॉन्टेनेले कहते हैं। ये फॉन्टेनेले टोटल नंबर के अंदर 6 होते हैं। फॉन्टेनेले टोटल नंबर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 फॉन्टेनेले टोटल नंबर में 6 होते हैं। 4 फॉन्टेनेले की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, जन्म के समय ये फॉन्टेनेले मिलते नहीं है, लगभग ये हील हो जाते हैं क्योंकि जगह बहुत छोटी होती है। 2 फॉन्टेनेले की इंपॉर्टेंस होती है, एक होता है एंटीरियर, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस 2 की होती है, बाकी टोटल नंबर में 6 होते हैं। एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। ये 2 फॉन्टेनेले की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर फॉन्टेनेले और एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर फॉन्टेनेले जो होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंटीरियर फॉन्टेनेले जो होता है वो डायमंड शेप का होता है और साइज में थोड़ा बड़ा होता है। अब जो छोटा है वो जल्दी भर जाएगा, बड़ा है जो लेट भरेगा, तो ये जल्दी भर जाता है, 1.5 महीने की उम्र के अंदर ये रिजोल्व हो जाता है। पोस्ट एंटीरियर फॉन्टेनेले जो है वो 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर गायब होता है, तो 1.5 साल तक एंटीरियर फॉन्टेनेले रहता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनेले 1.5 महीने में जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब रिजोल्व हो जाता है। सवाल है कि 2 महीने का बच्चा है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेले जो है वो तो रिजोल्व हो चुका है, एंटीरियर फॉन्टेनेले अभी भी है। और आपको पूछा कि फॉन्टेनेले कैसा फील होना चाहिए आपको, तो नॉर्मल फॉन्टेनेले जब नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई बच्चे में बीमारी नहीं है, और नॉर्मल फॉन्टेनेले की बात पूछी जा रही है आपको, तो नॉर्मल फॉन्टेनेले कैसा होता है? फ्लैट एंड फर्म। कैसा होता है? फ्लैट एंड फर्म। सी करेक्ट आंसर है, फ्लैट एंड फर्म, सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक बटन को प्रेस करें, तब सही होते हैं, है ना। अब मैं बता दूं आपको कि फॉन्टेनेले टेंस या बल्जिंग कब होते हैं। फॉन्टेनेले टेंस या बल्जिंग कब होते हैं? बल्जिंग फॉन्टेनेले तब होते हैं व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा इन द ब्रेन, है ना। ब्रेन के अंदर, हेड के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया, तब फॉन्टेनेले बल्ज हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, उबार के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये कंडीशन होती है हाइड्रोसिफलस। किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? हाइड्रोसिफलस में। तो बल्जिंग फॉन्टेनेले किस बीमारी को इंडिकेट करता है? हाइड्रोसिफलस को। हाइड्रोसिफलस में क्या होता है? सीएसएफ ब्रेन में एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, तो वहां फॉन्टेनेले बल्जिंग हो जाते हैं। संकन फॉन्टेनेले, संकन फॉन्टेनेले देखने को मिलते हैं जब देयर इज डेफिशिएंसी इन द बॉडी, कुछ कमी हो जाए, और छोटे बच्चे में बॉडी में कमी होती है पानी की, और इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कौन सा? डिहाइड्रेशन। संकन फॉन्टेनेले किस में देखने को मिलते हैं? कमेंट करिए, कमेंट करिए। डिहाइड्रेशन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाइड्रोसिफलस टेंस फॉन्टेनेले, संकन डिहाइड्रेशन। हाइड्रोसिफलस टेंस फॉन्टेनेले, डिहाइड्रेशन संकन फॉन्टेनेले। नॉर्मल फॉन्टेनेले फॉर्म एंड फ्लैट, नॉर्मल फॉन्टेनेले फॉर्म एंड फ्लैट। समझ आ रहे हो? 3 ही बात है, 3 सवाल बनते हैं, बने हुए कई बार बने हुए। लास्ट ऑप्शन में भी लिखा हुआ टेंस। टेंस किस में देखने को मिलेगा? हाइड्रोसिफलस में, व्हेन देयर इज एक्शन इन द ब्रेन। और संकन कब मिलेगा? डिहाइड्रेशन में। नॉर्मल क्या है? फॉर्म एंड फ्लैट। सी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An infant born at 25 week of gestation, बच्चा कब born हुआ? 25 वीक ऑफ gestation में, was treated with prolonged oxygen therapy। 25 वीक का बच्चा है, prolonged oxygen therapy से उसको ट्रीट किया जा रहा है। prolonged oxygen therapy place the infant at risk। ये जो prolonged oxygen therapy है वो बच्चे को किस रिस्क के ऊपर रख रही है? कौन सी रिस्क पे डालेगी ये prolonged oxygen therapy? बच्चे का उम्र क्या है? 25 वीक। इसका मतलब ये बच्चा क्या है? टर्म है या प्री टर्म है? कमेंट करो, कमेंट करो, बच्चा टर्म है या प्री टर्म है? कमेंट करिए, बच्चा टर्म है या प्री टर्म है? 25 वीक, 25 वीक टर्म या प्री टर्म? क्या बात, क्या बात। यस, द चाइल्ड इज प्री टर्म, द चाइल्ड इज प्री टर्म, द चाइल्ड इज प्री मैच्योर। और जो प्री टर्म या प्री मैच्योर बच्चा होता है उसमें लफड़ा होता है सर्फेक्टेंट का। किस चीज का लफड़ा होता है? सर्फेक्टेंट का, सर्फेक्टेंट का। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट वो होते हैं जो लंग्स के सरफेस टेंशन को कम करते हैं और जिससे लंग बर्थ होने के बाद में एक्सपांड होते हैं। अब सर्फेक्टेंट की प्रॉब्लम होती है प्रीटर्म या प्रीमेच्योर बच्चों में, सर्फेक्टेंट सही तरीके से नहीं होते हैं, उनका रेशियो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे के लंग जो है वो क्या नहीं हो पाते हैं, लंग्स जो है वो क्या नहीं हो पाते हैं, एक्सपांड नहीं हो पाते हैं। एक्सपांसन जो लंग्स का है वो नहीं हो पाता है। जब लंग एक्सपांड नहीं होंगे तो बच्चा जो है उसके अंदर हाइपोक्सिया रहेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, साइनोसिस रहेगा। उस हाइपोक्सिया या साइनोसिस को ट्रीट करने के लिए हम बच्चों को क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप प्रीटर्म या प्रीमेच्योर बच्चे में हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, तो उस ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है बच्चे में, और ये टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है बच्चे की आई के अंदर। और आई में क्या होता है? आई में बच्चे को रेटाइनोपैथी हो जाती है। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आई के अंदर, आंख के अंदर बच्चे में क्या हो जाती है? रेटाइनोपैथी। इसको बोलते हैं रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी।
प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म एज के कारण, लो गैस्ट्रेशनल एज के कारण ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी ने बच्चे में क्या कर दी, रेटाइनोपैथी। ये रेटाइनोपैथी बच्चे में क्यों डेवलप हुई, प्री मैच्योरिटी के कारण। तो रेटाइनोपैथी और प्री मैच्योरिटी एक बीमारी हो गई किन बच्चों में, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं और जिनमें हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। इसी का दूसरा नाम होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया या रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेरिब्रल पाल्सी, जो कि खोटा जवाब है। सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन की एक बीमारी है और हाइपोक्सिया जब ब्रेन को होता है तब यह सेरिब्रल पाल्सी होती है। इमेच्योर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी सेरिब्रल पाल्सी को इंडिकेट करता है। डिटेल सेरिब्रल पाल्सी को पढ़ने के लिए एक ही जगह पे पहुंचना पड़ेगा आपको, और उस जगह का नाम है NNI, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में कंसेप्चुअल स्टडी, स्मार्ट स्टडी करवाई जाती है और आपके हर उस कंसेप्ट को जो एग्जाम में आपको क्रैक करने में मदद करता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको वहीं अप्रोच करना पड़ेगा कंसेप्चुअल स्टडी के लिए डिटेल वीडियो लेक्चर के लिए। अगला है रेटाइनाइटिस पिगमेंटोसा और हाइड्रोसिफिलस। इसका संबंध भी हाइपोक्सिया प्री मैच्योरिटी या रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से ये डेवलप नहीं होते हैं। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। अब आप पूछोगे सर हम ऐप को क्यों इंस्टॉल करें, तो आप ऐप इसलिए इंस्टॉल करें क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको मिल रहे हैं फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है, उस वेलकम टेस्ट सीरीज को पूरा सॉल्व करें और देखें कि आप नोट सेट के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए कि नहीं कर पाए, कितनी जरूरत है आपको और पढ़ने की, क्या आपके मार्क्स जो है वो उस नोट सेट को क्रैक करने जैसे आ रहे हैं। अगर नहीं तो आपको इसी ऐप के ऊपर मिलेंगे ऑनलाइन सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज। तो आपको टीम नोवल के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और अपने कंसेप्ट को बनाना है। तो इस ऐप को आज ही इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देंगे और कमेंट करेंगे, तभी आपको आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा कि सेटिंग में जाओ, वहां पे सेटिंग में किसके ऐप के अंदर सेटिंग में जाओ, उसमें ऐप को रेटिंग दो और नीचे कमेंट करो ऐप के बारे में। तब आपका क्या होगा कि आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको। इसके अलावा आपको लग रहा है कंसेप्ट में कमी है, लग रहा है आपको थ्योरी की कमी है, लग रहा है आपको कि इन थ्योरेटिकल पोर्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ऑफलाइन स्टडी के लिए पहुंचना पड़ेगा टीम नोवल के पास में। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस भी लगती है, जो कि लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर है। तो वहां पे आप अप्रोच करें, 2:30 बजे से बैच लगता है, इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। टीम नोवल के साथ में जुड़ जाइए और इन फ्री स्टडी मटेरियल का फायदा उठाते हुए, फ्री एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को एक बेहतरीन जगह पे ले जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। देखिएगा आपकी नोवल ये ड्यूटी है, आपकी ये मोरल ड्यूटी है कि आप ये सब चीजें करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। हर एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, हर एक लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।